हाँ जी पे क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। बेटा इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा था, पर हम इस चैप्टर को इस साल काफी अच्छी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे बेटा वर्क क्या होता है, कब होता है और एनर्जी बेटा क्या होती है। तो बेटा अगर हम किसी इंसान को बोलते हैं कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बेटा कितना है 10 केजी। ठीक है, हमने किसी को बोला कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास बेटा कितना है 10 केजी। आप इसको पुश कीजिए, धक्का लगाइए। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, पुश कीजिए, धक्का लगाइए। तो बेटा उन्होंने कितने फोर्स के साथ इसको पुश किया? 25 न्यूटन के फोर्स के साथ उन्होंने इसको पुश किया। जब आप 25 न्यूटन के फोर्स के साथ एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं जिसका मास 10 केजी है, तो बेटा जिस डायरेक्शन में, आई रिपीट, जिस डायरेक्शन में बेटा उसको पुश किया गया वो उसी डायरेक्शन में आगे मूव करता है। कितना दूर? 2 मीटर। आई रिपीट, कितना दूर मूव करता है? 2 मीटर। तो बेटा हम कहेंगे यस, इस इंसान ने वर्क किया है, इस इंसान ने मेहनत बेटा की है। तो वर्क को बेटा हम डिफाइन कैसे करते हैं? बेटा जरा ध्यान से इस बात को मेरी सुनना। कहते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की वजह से बेटा क्या करे, मूव करे उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, तभी हम बोलेंगे कि वर्क किया गया है। बेटा इस इंसान ने इस डायरेक्शन में धक्का लगाया। आई रिपीट बेटा, इस इंसान ने हमारी राइट साइड की डायरेक्शन में धक्का लगाया, और जब उन्होंने राइट साइड की डायरेक्शन में धक्का लगाया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये राइट डायरेक्शन में मूव किया, तभी बेटा हम कह रहे हैं कि वर्क होगा। अगर वो धक्का लगाते और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो वर्क नहीं होता। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं एंड वो मूव नहीं होता, तो बेटा आपके पुश या पुल करने से वो मूव नहीं होता, तो बेटा याद रखना, नो वर्क डन। तो बेटा कोई काम नहीं हुआ। तो बेटा फोर्स भी लगना चाहिए और बेटा उसको मूव भी होना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस जो है बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप फोर्स जितना मर्जी लगाते रहो और वो मूव ही ना हो तो बेटा वर्क नहीं होता। अब देखो बेटा, मान लेते हैं हम एक कांस्टेंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं जो अपनी जगह से दूर हो गया। कितना डिस्टेंस? x इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने यहां से इसको फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट यहां से इतना दूरी पर आ गया। इस डिस्टेंस को बेटा हम क्या कहते हैं? x। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो मूव किया है। तो बेटा जो प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क। तो बेटा वर्क
बेटा क्या हो जाएगा, फोर्स और बेटा डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। बेटा एस को हम किससे, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एस से। तो बेटा याद रखना, जब आप कोई फोर्स लगाते हो और उस फोर्स की वजह से बेटा ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो ही बेटा वर्क डन जो है वो कहलाता है। तो बेटा हम फिजिक्स में एक्चुअली में इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। हालांकि बेटा आपको डॉट कॉन्सेप्ट बेटा अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि असलियत में वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डॉट एस, ठीक है। और याद रखना वर्क जो है बेटा वो कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो बेटा असली डेफिनेशन फिजिक्स में बेटा फोर्स की क्या होती है, ओ वर्क डन की बेटा क्या होती है, वर्क डन इज फोर्स डॉट एस। लेकिन बेटा अभी हम छोटे हैं, हम ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे लिए ये वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कभी कभार इसके अंदर एंगल भी जुड़ जाता है, तो उसको हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो ये दो तरीके होते हैं हमारे पास वर्क को बेटा एक्सप्लेन करने में। तो बेटा वर्क डन, मेरी बात याद रखना बेटा इस चीज को, कि वर्क डन तभी होता है जब आपका अप्लाई किया हुआ धक्का, आपका अप्लाई किया हुआ फोर्स की वजह से कोई बॉडी मूव करे, उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में आपने धक्का लगाया। अगर आपने पुश किया किसी चीज को या फिर किसी चीज को पुल किया और वो मूव नहीं करती, आप किसी दीवार को धक्का लगा रहे हो 1 घंटे से, आधे घंटे से, 2 दिन से, और वो मूव नहीं कर रही, तो याद रखना कोई भी काम आपने नहीं किया। वो अलग बात है कि आपके पसीने छूट गए, लेकिन आपने मेहनत, काम कोई भी नहीं किया। क्योंकि बेटा वर्क डन, काम वर्क डन तभी होता है जब लगाए हुए धक्के की वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। थोड़ा सा मूव करे या ज्यादा मूव करे वो बात की बात है, लेकिन अगर आप धक्का लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट को बेटा क्या करना होगा, मूव करना होगा। अगर वो मूव नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि आपने कोई भी काम नहीं किया। तो जिन बच्चों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, या जो बच्चों को दोबारा रिवाइज करना है, तो बेटा उस कॉन्सेप्ट को हम एक बार देख रहे हैं। बेटा वर्क तब कहा जाता है, होता है जब आपके लगाए हुए फोर्स, धक्के की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो क्या करता है, मूव करता है, और वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपने धक्का लगाया। अब हम इसी इंसान की बात कर रहे थे, ये इंसान है, ये इस डायरेक्शन में देखो धक्का लगा रहा है, कितना, 25 न्यूटन का, और बेटा ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 kg। इनके धक्का लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस में, इस डायरेक्शन में मूव करता है, और कितनी दूर जाता है, 2 मीटर दूर जाता है। तो देखो बेटा फोर्स लगाया, मूव भी किया, इसका मतलब है इस इंसान ने मेहनत करी है, ठीक है। तो बेटा हम मान लेते हैं कि हम एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलता है, हटता है, कितना दूर जाता है, डिस्टेंस x जाता है। कहां पे जाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। तो बेटा जो प्रोडक्ट होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो बेटा डेफिनेशन वर्क की क्या होती है बेटा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वर्क का बेटा क्या होता है, ये
बेटा एक्चुअल फिजिक्स में हम कहते हैं वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब बेटा हमने छोटी क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। आपको थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा इनको समझने के लिए। तो असलियत में वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। देखो ना, हमने तभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेटा क्या लगा दी है, डॉट लगा दी है। और याद रखना वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी जो है वो होती है। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा कि ये एक इंसान है, इन्होंने भी एक ऑब्जेक्ट को क्या करना है, धक्का लगाना है। हाँ जी बेटा, तो अब हमने बेटा जैसे बात करी कि वर्क जो है बेटा वो क्या होता है, एक्चुअली फिजिक्स के अंदर एक डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड बेटा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन बेटा सिंस हमारे को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अभी सिखाया नहीं गया, इस वजह से बेटा हम इसको कैसे पढ़ते हैं, जरा ये देखिए बेटा। मान लीजिए बेटा ये एक बॉय है, ये भी तो बेटा एक ट्रॉली को क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुश कर रहा है। लेकिन पुश फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ट्रॉली जो है बेटा वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बेटा ऐसे केस में हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला जो है बेटा वो क्या आ जाता है, वर्क का फॉर्मूला जो है बेटा वो क्या आ जाता है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो बेटा कुछ केसेस में वर्क डन हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और कुछ केसेस में जहां पर बेटा एंगल इस्तेमाल होगा वहां पर फोर्स वर्क जो है हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। तो अगर बेटा हम एंगल यूज नहीं कर रहे तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर हम एंगल यूज कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब बेटा याद रखना कॉस थीटा की कुछ वैल्यूज होती हैं, वो मैं आपको अभी लिख के बता रहा हूं, कुछ एंगल्स की। ये एंगल बेटा क्या होता है, 0 डिग्री। ये एंगल बेटा कितना हो सकता है, 30 डिग्री, मेनली 45 डिग्री, देन बेटा 60 डिग्री, एंड देन बेटा कौन सा होता है, 90 डिग्री। अगर बेटा एंगल हमारा 0 होता है तो बेटा ये वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। अगर 30 डिग्री होता है तो बेटा ये वैल्यू कितनी आती है, √3/4 आती है। अगर बेटा 45 डिग्री होता है बेटा ये वैल्यू 1/2 आती है। अगर बेटा ये 60 डिग्री होता है ये वैल्यू 1/√2 आती है। और अगर बेटा cos 90 डिग्री हो तो बेटा ये वाली वैल्यू जो है वो क्या आती है, 0 आती है बेटा। इससे हमें ये पता चलता है बेटा, मैं आपको बता दूं, इससे हमें ये पता चलता है कि यहां से बेटा इस केस में मैक्सिमम वर्क डन होता है। मतलब बेटा इसका क्या हो गया, व्हेन एंगल बिटवीन force and displacement is 0, तो बेटा वर्क डन जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम। और बेटा वर्क डन जो है वो मिनिमम, ठीक है, या फिर 0 कब होता है, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो बेटा अगर आप मिनिमम एंगल के साथ किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो आप ज्यादा अच्छी मेहनत कर सकते हैं एज कंपेयर टू अगर आप किसी एंगल बना के किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो आपकी मेहनत जो है बेटा वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हो सकता है कि आपकी स्कूल टीचर्स जो है वो इनकी वैल्यूज को दे दें, पर बेटा आपके लिए ये वैल्यूज याद रखना अभी छोटी क्लास में भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, याद रखना वर्क डन मैक्सिमम कब होता है,
जब एंगल 0 होता है, और वर्क डन मिनिमम या 0 कब होता है, जब एंगल क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। तो बेटा एंगल आप कौन सा निकालते हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। ये देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, और बेटा ये किसकी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगल जो होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट और बेटा किसके बीच में होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में। उस एंगल को हम क्या करते हैं बेटा, काउंट करते हैं। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेटा और डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, अब जरा देखिए बेटा। कहते हैं वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर बेटा, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर बेटा क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। कहते हैं थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में बेटा अभी हमने बात करी थी। मैं आपको दोबारा ये ड्रॉ करके दे देता हूं बेटा। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है बेटा, m। ये इस डायरेक्शन में बेटा क्या करता है, मूव, s। और इसके ऊपर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। तो बेटा ये जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, थीटा। अगर ये एंगल 0 होगा तो बॉडी डायरेक्शन में मूव करेगी उस जहां पे फोर्स अप्लाई होगा, और वर्क डन बेटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है सबसे ज्यादा, इसका मतलब है फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एक दूसरे के बेटा क्या हो गए, परपेंडिकुलर। मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा उस केस में वर्क डन बेटा क्या होता है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब बेटा वर्क डन क्या हो गया, 0। अब बेटा यहां पर बड़ी कमाल की बात आती है। आप जरा इस अंकल को देखो बेटा, ये अंकल क्या कर रहे हैं। अब हुआ क्या बेटा, ये अंकल जो है ना, इस कंडीशन के अंदर बेटा ये क्या कर रहे हैं, होल्डिंग अ बैग। अब बेटा बैग होल्ड कर रहे हैं तो बेटा फोर्स तो लगा ही रहे हैं उसको होल्ड करने के लिए। लेकिन बेटा अगर ध्यान से देखो, बट नो मूवमेंट, मूवमेंट नहीं है। इसीलिए बेटा इस केस में वर्क डन बेटा क्या हो गया, 0। मतलब ये आधा घंटा भी बैग पकड़ के रखेंगे, 1 घंटा भी बैग पकड़ के रखेंगे, तो बेटा हम कहेंगे कि अंकल आपने कोई काम नहीं किया। बेटा इनकी तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये तो कहेंगे कि मैं तो 1 घंटे से इतना हैवी बैग पकड़ के रखा हुआ है मैंने, है ना। बट क्या हो गया, काम तो कुछ नहीं किया है ना। तो बेटा साइंस कहती है काम तभी होगा जब आपके लगाए हुए फोर्स की वजह से बेटा क्या होगी, मूवमेंट होगी। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और मूवमेंट नहीं हो रही तो बेटा काम नहीं होगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा बेटा अब तो और भी कमाल की बात आ गई, जब बेटा इन्होंने क्या किया, ओके फिर मैं ऐसा करता हूं, फिर मैं इस बैग को होल्ड करके चलना शुरू करता हूं। ठीक है भाई, आप चलना शुरू कीजिए। ये देखिए बेटा, ये वाले केस की बात कर रहे हैं। अब इस केस के अंदर मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। इस केस के अंदर होल्डिंग अ बैग हो रहा है, होल्डिंग अ बैग, इसका मतलब है बेटा फोर्स लग रहा है, ठीक है। देन मूवमेंट भी हो रहा है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है बेटा वो कितना है, 90 डिग्री। ये देखो बेटा, ये रहा वो एंगल। अब बेटा एंगल 90 डिग्री होने की वजह से कॉस थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 0। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो बेटा फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 होने की वजह से वर्क डन क्या हो गया बेटा, 0।
अब तो बेटा इनकी आंखों में आंसू और मोटे मोटे हो गए कि ये कहने लगे कि मैं 1 घंटे से इस बैग को पकड़ के अपने घर से ऑफिस गया और आप मुझे कह रहे हो कि मैंने कोई मेहनत नहीं करी, कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, क्योंकि बैग और फोर्स, बैग की मूवमेंट बेटा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, उसके ऊपर फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। दोनों का एंगल बेटा कितना है, 90 डिग्री, इसलिए बेटा वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटा ये दो एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त है, बहुत सॉलिड है, जो बताते हैं कि कब किसी इंसान का वर्क डन 0 होता है बेटा। तो पहला, जब अप्लाइड फोर्स की वजह से मूवमेंट नहीं होता, और दूसरा, जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। इन दो केसेस में वर्क डन नहीं होता है ना। हम बेटा रेलवे स्टेशन जाते हैं, हम कुली को बोलते हैं कि भाई हमारा सामान उठा के प्लेटफॉर्म पे ले जाओ। तो बेटा अगर कुली प्लेटफॉर्म तक हमारा सामान उठा के सेम लेवल पर चलता है, आई रिपीट, सेम सॉरी, सेम लेवल पर चलता है, तो बेटा टेक्निकली उसने कोई काम नहीं किया। लेकिन बेटा हम उसको ऐसे स्टडी नहीं करते, है ना। हम तो उसकी मेहनत का उसको पैसा देते हैं क्योंकि उसने हमारी हेल्प किया, हमारा लगेज बेटा हमारी एक जगह से प्लेटफॉर्म तक लेके गए। पर आइडली अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो बेटा कुली ने कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि बेटा फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में था और वो बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा, 90 डिग्री है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एग्जाम्पल व्हेन वी कैन से नो वर्क इज डन। आप ये कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम और अच्छे से समझते हैं वर्क डन क्या होता है बेटा। अब वो कहते हैं कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। कहते हैं 1 जूल ऑफ वर्क हम तब कहते हैं जब हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी में कितनी होती है, 1 मीटर उसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर हमारे लगाए हुए फोर्स की वजह से, ठीक है, अगर हमारे लगाए हुए 1 न्यूटन फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव करता है सेम डायरेक्शन में, तो बेटा वर्क डन कितना कहलाता है, 1 जूल। एक दूसरी चीज जो बेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन आपको पता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये तब होता है जब फोर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी और डायरेक्शन में है। सर वो कैसे, अभी देखते हैं बेटा। कहते हैं वर्क डन जो है बेटा पॉजिटिव भी होता है जब फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अभी तक बेटा हम ये वाला फोर्स पढ़ रहे थे कि जब फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बेटा क्या होती है, सेम, तो बेटा वर्क डन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स की डायरेक्शन वो बेटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है बेटा वो क्या हो जाए, ऑपोजिट हो जाए। अब जरा देखो बेटा केस 1, ये वाला केस, इस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में बेटा एंगल जो है बेटा वो क्या है, 90 डिग्री। तो बेटा थीटा इसके अंदर बेटा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो बेटा cos 90 डिग्री बेटा क्या होता है, 0। इसलिए वर्क डन बेटा कितना हो गया, 0, क्योंकि बेटा दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखो बेटा फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, इसलिए वर्क डन जो है बेटा पॉजिटिव है। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन बेटा ऑपोजिट है, तो बेटा वर्क डन जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब वर्क डन नेगेटिव कैसे आएगा उसको भी हम एग्जांपल्स के तौर पे पढ़ते हैं, तो आप तब तक ये कॉपी कर लीजिए। तो ठीक है बेटा,
अब हम जैसे हम बात कर रहे थे कि सर वर्क डन नेगेटिव कब हो सकता है बेटा, तो ये एक काफी अच्छी चीज है बेटा। वर्क डन नेगेटिव के मैं आपको दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देता हूं कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है। पहला एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, वो होता है बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, या फिर हम बेटा क्या नाम देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स is always negative. Sir, why? Because it always acts in opposite direction of motion, है ना। तो बेटा एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा बेटा वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसलिए कल को अगर आप में से पूछो सर व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स को बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, F के साथ इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बेटा बाहर क्या लगा दूंगा, नेगेटिव साइन। दूसरा जो बेटा बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक्ट करता है बेटा, वो क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स। बेटा वो भी क्या होता है, इज ऑल्सो नेगेटिव, है ना। मान लीजिए आपके पास ये एक बॉल है, ये बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया तो बेटा ये क्या हो गया, फोर्स। लेकिन बेटा जो ग्रेविटी है वो इसको नीचे की तरफ पुश कर रही है, Fg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ पुश कर रही है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो मैं बोलूंगा बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बेटा मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा। तो बेटा याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होता है जिसकी वजह से वर्क डन उसका नेगेटिव आएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव होता है जिसकी वजह से बेटा उसका भी वर्क डन जो है वो क्या आता है बेटा, नेगेटिव आता है। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जब वर्क डन जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप इन एग्जाम्पल्स को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये हमने कर लिया। अब बात करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो है एग्जाम्पल नंबर 1। कहता है एक फोर्स है 5 न्यूटन का, तो बेटा फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5 न्यूटन, इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये जरूर पढ़ लेना बेटा। तो बेटा उसको कितना मूव किया गया है, 2 मीटर मूव किया गया है। वर्क डन आपको निकालना है, तो बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लगा देंगे, तो 5 इंटू 2 बेटा कितना आ जाएगा, 10 जूल। ऐसे ही बेटा हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का। कहता है अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 केजी, तो बेटा लगेज का मास कितना है, 15 केजी। कहते हैं फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन इज हेड 1.5 मीटर। बेटा यहाँ पर हाइट कितनी दे रखी है बेटा, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कहते हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन ऑन द लगेज। तो बेटा उस पोर्टर ने लगेज को नीचे से उठाकर अपने सर पे रखा। अगर पोर्टर लगेज को नीचे से उठाकर अपने सर पे रख रहा है तो बेटा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना। लगेज बेटा कहां पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है। पोर्टर जो है बेटा उसको
लिफ्ट करके अपने सर के ऊपर रख रहा है, तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये हो गई। तो बेटा जी की वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगी, और बेटा वो कितना आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा वर्क डन यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन गई, तो और डिस्प्लेसमेंट बेटा हाइट बन गई। तो बेटा ये कितना आ गया, 15 इंटू -10 इंटू 1.5। तो बेटा अगर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, -225 जूल। तो बेटा वर्क डन बाय द पोर्टर इज नेगेटिव, क्योंकि बेटा इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी। और बेटा ऐसे ही हम इन टेक्स्ट का ये वाला क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों के आंसर्स पहले कॉपी कर लीजिए ताकि फिर हम स्पेस बना सकें। तो बेटा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बेटा ये है इन टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। तो बेटा हम इसको यहां पे कर देते हैं। तो बेटा फोर्स कितना हो गया, 7 न्यूटन acts on the object, the displacement is say 8 meters in the direction of the force। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो कितना हो गया, 8 मीटर। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। कहता है व्हाट इज द वर्क डन। तो बेटा बहुत सिंपल है, वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 7 into 8, 7 8 56 जूल is the answer। कहते हैं when do we say that work is done। बेटा हम कब कहते हैं, when applied force produces displacement in same direction on an object। जब आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वही फोर्स सेम डायरेक्शन में बेटा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो बेटा हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया। थर्ड क्वेश्चन कहता है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन जब फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बेटा आंसर आ गया। फिर वो कहते हैं बेटा डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 जूल ऑफ वर्क is said to be done when 1 Newton of force produces 1 meter displacement in an object and in same direction। तो डायरेक्शन भी बेटा इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाती है, ठीक है। और बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, दैट इज इन टेक्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। कहता है अ पेयर ऑफ बुलॉक्स exerts a force of 140 न्यूटन on a plow। तो बेटा टोटल फोर्स हमारे पास इन टेक्स्ट के फिफ्थ के अंदर बेटा कितना आ रहा है, 140 न्यूटन, ठीक है। कहते हैं द फील्ड बीइंग प्लॉड इज 15 मीटर लॉन्ग। तो बेटा फील्ड जो है उसकी लेंथ, ठीक है ना, या आप कह लीजिए उसकी डिस्प्लेसमेंट बेटा वो कितनी है, 15 मीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट है।
ठीक है बेटा। देन बेटा क्या कहते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इंप्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो बेटा वर्क डन कितना हो जाएगा, तो बेटा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 15 इंटू 140। अगर आप 15 और 140 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 एंड 15, 15 फोर जा कितना आता है बेटा 60, 15 वन जा कितना आ गया 21, तो बेटा ये आ जाएगा 2100 जूल। तो ये हो गया बेटा इन टेक्स्ट का 5th क्वेश्चन। तो आप ये आंसर्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसके अंदर, हमने अभी तक के टॉपिक के बेस सारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन जो है वो कर लिए। तो वर्क को बेटा हमने अच्छे से समझ लिया है, और अब हमारी बारी आती है किसको समझना, एनर्जी को समझते हैं कि एनर्जी क्या होता है बेटा। अगर हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं साइंटिफिक तरीके से बेटा, तो हमारी एबिलिटी किसी काम को करने की या हमारी कैपेसिटी किसी काम को करने की बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। अब हो सकता है कि बेटा आप उस काम को आराम से कर सकते हैं बिना थके हुए, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा इंसान उस काम को करे तो वो बेटा थक जाए। तो बेटा इसका मतलब है जो इंसान ज्यादा थक रहा है वो ज्यादा एनर्जी लगा रहा है। और बेटा एनर्जी की बेस्ट बात ये होती है कि इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो बेटा एनर्जी का जो चेंज होता है बॉडी के अंदर, उसी को ही तो हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। सर क्या मतलब, इस सेंटेंस का मतलब हो गया बेटा वर्क डन जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी में एनर्जी चेंज कितना हुआ। इसीलिए हमारे पास एनर्जी जो है बेटा अलग अलग टाइप से आती है, क्योंकि बेटा हम अलग अलग टाइप के काम कर सकते हैं। सर अलग अलग टाइप की एनर्जी कौन सी होती है बेटा, सबसे पहले देखो मैकेनिकल एनर्जी, ये सबसे फेमस एनर्जी है बेटा, और हमारी ज्यादातर डिपेंडेंसी इसी मैकेनिकल एनर्जी पर होती है। ये सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। अब सर ये वाली एनर्जी कौन सी होती है बेटा, अब देखो बेटा एक इंसान अगर बेटा अपनी बाइसाइकिल को राइड करता हुआ एक चढ़ाई के ऊपर चढ़ता है, तो बेटा वो काइनेटिक एनर्जी की मदद से टॉप पे आकर अपनी सारी एनर्जी को बेटा किस में बदल देता है, पोटेंशियल एनर्जी में बदल देता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होता है, एनर्जी possessed by body by virtue of its height। कोई बॉडी अगर एक एनर्जी पोजेस करती है किसके रिस्पेक्टिव, हाइट के रिस्पेक्टिव, तो बेटा उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी possessed by body due to its motion, तो बेटा उसे कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये दो एनर्जीज बेटा काफी फेमस है जिनको हम बार बार पढ़ते हैं बेटा। आप इन दोनों एनर्जीज की बेटा डेफिनेशन जो है वो लिख लो। रोज की लाइफ में बेटा आप या तो काइनेटिक एनर्जी में होते हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी। अभी आप सब लोग एक जगह पर बैठ के बेटा क्लास ले रहे हो, इसका मतलब है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब क्लास खत्म होगी आप सब कुछ रैप करके इस रूम से दूसरे रूम में जाने लगोगे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलने लग जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में बदलने लग जाएगी। फिर आप धीरे धीरे भागना शुरू कर दोगे, आपकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा स्पीड से आप मूव करेंगे भागेंगे, आपकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और जब आप बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे तो बेटा आपकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाती है,
पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। इसलिए इन दोनों के सम को बेटा हम किस किस नाम से जानते हैं? मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। आप डेफिनेशंस कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा देखते हैं हमारे पास आता है और कौन कौन सी एनर्जी है। बेटा अगली जो एनर्जी आती है बेटा उसे कहते हैं हीट या फिर थर्मल एनर्जी। ये क्या होता है बेटा? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू उसका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी ज्यादा। अगर टेम्परेचर कम, थर्मल एनर्जी कम, हीट एनर्जी कम, है ना। किसी चीज को आप टच करते हैं और आपको गरम गरम हाथ में लगता है बेटा, इसका मतलब है उसके पास बहुत सारी हीट एनर्जी है, मतलब उसके पास बहुत सारी थर्मल एनर्जी है। देन बेटा बात करते हैं अगली एनर्जी, केमिकल एनर्जी, है ना। ये क्या होता है बेटा? जो एनर्जी रिलीज होती है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी कहते हैं। बेटा ऑल बहुत सारी रिएक्शंस जो है बेटा, जब वो होती हैं तो वो एनर्जी रिलीज करती हैं, और इसमें से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बेटा हमारे पास आता है, वो किसका है? फोटोसिंथेसिस का। इसमें क्या होता है बेटा? इस प्रोसेस के अंदर बेटा ग्रीन प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं बेटा? खाना बनाते हैं, और बेटा सन से एनर्जी लेते हैं। कौन सी एनर्जी? हीट एंड लाइट एनर्जी या सनलाइट एनर्जी। वो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से बेटा वो अपना खाना बनाते हैं। तो बेटा ऐसे भी तो होता है कि रिएक्शंस के अंदर बेटा केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। देन बेटा हमारे पास आ गया साउंड एनर्जी। देखो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बेटा, ये साउंड एनर्जी का एग्जांपल है ना बेटा। एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी बेटा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? साउंड एनर्जी। तो कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगी तभी वो साउंड प्रोड्यूस कर सकती है बेटा। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए साउंड एनर्जी के बेटा, है ना। ढोल बजाना, गुब्बारे का फटना, लायन का रोर करना, और बेटा किसी भी चीज को कट करते हैं तो बजिंग की आवाज आती है बेटा। तो ये साउंड एनर्जी के एग्जांपल हो गए। ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेटा मैंने आपको बताया ना, एक ये वाली एनर्जी, ठीक है, और ये वाली एनर्जी हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। आप रोज एवरीडे लाइफ में लॉट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से बात करते हो। आप रोज एवरीडे लाइफ में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा कैसे आती है? वो आती है ड्यू टू मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक कंडक्टर के अंदर जब आप उसको बैटरी से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो ये देखो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा क्या करती है? बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा क्या करती है? वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो बेटा हमारे घर में कितने सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, टोस्टर, माइक्रोवेव। तो बेटा हम कितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बेटा क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। तो बेटा ये सारे जितने भी आपने पढ़े हैं बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम या अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को बेटा हम कन्वर्ट करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी करते हैं बेटा, है ना। अभी तो मैंने सिर्फ आपको गिनी चुनी 5 एनर्जीज के नाम बताए हैं। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारी एनर्जीज होती है। विंड एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, वाटर की एनर्जी भी होती है, पर हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को भी अलग से काउंट करते हैं। अगर मैं इनको अलग से कर दूं तो बेटा 6th मेरे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली, 7th मेरे पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगी। तो आप इसमें से कुछ कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हमारे पास इंडिविजुअली और कौन सी है बेटा। सोलर एनर्जी बेटा, इस पे भी हमारी डिपेंडेंसी तो अभी बहुत कम है, लेकिन बेटा इन नियर फ्यूचर
हम बेटा काफी हद तक इस पे डिपेंड करेंगे बेटा। ये हमें एनर्जी बेटा किससे मिलती है, सन से मिलती है या किसी स्टार से मिलती है। इसमें होता क्या है बेटा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पर वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा। कैसे मिलती है, जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा अगर एक बड़ा एटम ब्रेक करता है दो छोटे छोटे एटम या न्यूक्लियस के अंदर, तो भी एनर्जी रिलीज करती है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो बेटा सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देन बेटा हमने बात करी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। कोई मीटियोर गिर रहा है, कोई लोग वॉक कर रहे हैं, कोई ऊपर से नीचे गिर गया, कोई बॉल को थ्रो कर रहा है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, जहां पे मूवमेंट है, मोशन है बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। देन बेटा हम बात करते हैं लास्ट हमारी एनर्जी, वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन शेप, चेंज इन साइज एंड चेंज इन पोजिशन। तो इसे बेटा हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे आ जाएगी, किसी ने अपनी स्टिक को रेस कर दिया, कोई डायनामाइट ब्लास्ट कर गया, किसी ने अपने एरो को बो में स्ट्रेच किया, छोड़ा नहीं। आप बेटा एक्सरसाइज करते हैं तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, एक बैटरी के अंदर बहुत सारी एनर्जी पोजेस। तो ये सारे जो बेटा एग्जाम्पल्स हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और हम रोज बेटा हर समय किसी ना किसी एनर्जी को किसी ना किसी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, और उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हमने अभी आज के लेक्चर में बेटा वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को स्टडी किया है। तो बेटा हम आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में बेटा हम इसके आगे का पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे।